तो वापस स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे विद्युत रासायनिक तुल्यांक से। इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। आपने थंबनेल देख करके पता लगा ही लिया होगा कि कितने क्वेश्चन इसमें डिस्कस होंगे। लगभग अभी तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन के 15 क्वेश्चन हमने बता दिया है और पिछला वीडियो का क्वालिटी सही नहीं होने के कारण, थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम होने के कारण उसमें केवल हमने 3 ही क्वेश्चन को डिस्कस किया था। इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देखते रहिए और अंत तक वीडियो देखिए। आप लोग बिल्कुल अंत तक वीडियो नहीं देख रहे हैं, पता नहीं क्यों। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको बिल्कुल देखना चाहिए और खुद से नोट्स बनाना चाहिए। और एक और बात कि अगर आप यहाँ जब हम लिखेंगे तो आप पहले उसको देखें और उसके बाद ना हम हट जाएंगे बोर्ड की तरफ से, तो स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा, लेकिन पहले आप उसको देखिए बेहतर तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। कह रहा है विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। तो सुनिए, कहता है किसी वैद्युत अपघट्य में, वैद्युत अपघट्य मतलब जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वैसा सॉल्यूशन जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। तो किसी वैद्युत अपघट्य में 1 एम्पियर, कितना एम्पियर, 1 एम्पियर विद्युत धारा, 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकेंड तक, 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर एकत्रित पदार्थ के भार की मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। फैराडे के दूसरे नियम से, फैराडे लॉ के अनुसार फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू ZCT। Z जो है ये वेट है, C करंट है और T क्या है, टाइम है। तो ये W इज इक्वल टू ZCT, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो फिर से रिपीट करते हैं। कहता है कि किसी वैद्युत अपघट्य में 1 एम्पियर, कितना एम्पियर, 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर एकत्रित पदार्थ के भार की मात्रा या एकत्रित पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं एकत्रित पदार्थ के भार की मात्रा को या भार को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अब इनका आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, परासरण। सबसे पहले परासरण यानी ओस्मोसिस को देखते हैं कि आखिर ये ओस्मोसिस है क्या। तो अगला टॉपिक है आपका परासरण यानी ओस्मोसिस। इसके बाद हम परासरण दाब की बात करेंगे। तो देखिए क्या कहता है, कहता है कि परासरण को समझने के लिए काम करते हैं, पहले ना एक डायग्राम बनाते हैं। ये देखिएगा, ये एक टैंक है। इस टैंक में हमने क्या किया, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी एक अर्ध परागम्य झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाया। इसमें सांद्र विलयन 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा।
एक सांद्र विलयन और एक में हमने तनु विलयन लिया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो एक है सांद्र विलयन और दूसरा है तनु विलयन। जरा चेक करते हैं कि वाकई ये कहता क्या है। तनु विलयन में भी विलेय होंगे और विलायक होंगे, और सांद्र विलयन में भी विलेय और विलायक होंगे। तो ओस्मोसिस यानी परासरण को समझने के लिए हमने ये डायग्राम बनाया है। तो कहता है कि जिस प्रक्रिया द्वारा या वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी तनु विलयन का विलायक अर्ध परागम्य झिल्ली को स्वतः पार करके सांद्र विलयन में चारों तरफ फैल जाते हैं, इस प्रक्रिया को परासरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परासरण कहा जाता है। तो क्या बोले हैं? किसी तनु विलयन के विलायक द्वारा अर्ध परागम्य झिल्ली को स्वतः पार कर सांद्र विलयन में चारों तरफ फैल जाने की प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। तो लिखते हैं, जरा इधर समझ गए होंगे। किसी तनु विलयन में मौजूद विलायक के स्वतः अर्ध परागम्य झिल्ली को पार कर सांद्र विलयन में चारों तरफ फैलने की प्रक्रिया को परासरण यानी ओस्मोसिस कहते हैं। तो लिखेंगे कि किसी तनु विलयन के विलायक द्वारा अर्ध परागम्य झिल्ली को स्वतः पार कर, स्वतः माने खुद से पार कर सांद्र विलयन में चारों तरफ प्रसारित होने या फैल जाना ज्यादा समझ में आएगा, फैल जाने की प्रक्रिया को परासरण या परिसारिक या परासरणी कहा जाता है। समझ में आ गया? किसी तनु विलयन के विलायक द्वारा अर्ध परागम्य झिल्ली को पार कर सांद्र विलयन में चारों तरफ फैलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। इसको परासरण या परिसारिक या परासरणी भी कहा जाता है। अब इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी में एक टॉपिक है परासरणी दाब यानी कि परासरण दाब। हो गया, आगे बढ़ें। अगला है परासरण दाब। अंग्रेजी में कहते हैं इसको ओस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? देखिए, इसको हिंदी में ना परासरणी दाब भी कहा जाता है, तो आप लिख लीजिएगा। सुनिए, कहता है किसी विलयन के वाष्प दाब को उसके
विलायक के वाष्प दाब के बराबर करने के लिए जितना बाह्य दाब यानी बाहरी दाब, जितना बाह्य दाब लगाना पड़ता है, कमा परासरण दाब कहलाता है। जितना बाह्य दाब लगाना पड़ता है कमा, उसी दाब को थोड़ा और अच्छा से लिख देते, उसी दाब को परासरण दाब या परासरणी दाब कहा जाता है। जरा आप डायग्राम देखिएगा। अगर मान के चलिए ये एक और ये एक, दो ट्यूब है, इसमें क्या है, इसमें विलायक है और इसमें जो है ये विलयन है, पूरा का पूरा विलयन, मतलब इसमें विलय और विलायक है, इसमें केवल विलायक है। तो कहता है कि किसी विलयन के वाष्प दाब को उसके विलायक के वाष्प दाब के बराबर करने के लिए, तो अगर मान के चलिए कि पूरा का पूरा इसमें विलायक और इसमें चारों तरफ विलयन में विलय और विलायक दोनों के कण मौजूद है, तो कहता है कि विलयन का वाष्प दाब बराबर है किसके, विलायक के वाष्प दाब के। विलायक, इसी को लिख देते हैं इधर, विलायक का वाष्प दाब मतलब विलयन का वाष्प दाब और विलायक का वाष्प दाब अगर कभी भी बराबर हो तो समझिएगा कि वहां ऑस्मोटिक प्रेशर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर लगा हुआ है। तो ये ना विलायक का और विलयन का दोनों का जो वाष्प दाब होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, और जो दाब बाहर से विलायक के वाष्प दाब को बराबर करने के लिए, विलयन के और विलायक के वाष्प दाब को बराबर करने के लिए जो बाहर से दाब लगाया जा रहा है, उसी दाब को, उसी प्रेशर को, उसी ओस्मोसिस प्रेशर को, या ऐसे कह सकते हैं उसी प्रेशर को ओस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। तो चलिए लिख लीजिए, किसी विलयन के वाष्प दाब को उसके विलायक के वाष्प दाब के बराबर करने के लिए जितनी बाह्य दाब लगानी पड़ती है उसी दाब को परासरण दाब कहते हैं। हो गया, आगे बढ़े, मिटा दे। देखिए एक और बात जान लीजिए, विलयन का वाष्प दाब विलयन का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब दोनों बराबर है, तो परासरण दाब को ना पाई से सूचित करते हैं। इधर लिख देते हैं, लिखते हैं कि इसे कैपिटल पाई, ऐसे कैपिटल पाई यानी बड़का पाई से सूचित किया जाता है। इसका ना एक फेमस इक्वेशन है, इसका फेमस फॉर्मूला है, क्या है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी कॉन्सेंट्रेशन है, आर एक कांस्टेंट है, आर एक क्या है, कांस्टेंट, सी कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलल सांद्रण है, और आर का वैल्यू जो होता है ये 0.821 होता है, और टी का मतलब टेम्परेचर। टी का मतलब क्या है, टेम्परेचर यानी कि तापमान है। आगे बढ़े, चलिए मिटाते हैं इनको। अगला टॉपिक है आपका वाष्प दाब का अवनमन। तो क्या कहेंगे कि वाष्प दाब यानी वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब का अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी। तो वाष्प के द्वारा लगाया गया जबान फंस रहा है, वाष्प के द्वारा लगाए गए दाब में अगर कमी आती है तो दो ही चीजें होती है एक सॉल्यूशन में, एक विलय और एक विलायक। तो अगर कमी आती है तो एक का मात्रा ज्यादा होगा, दूसरा का मात्रा कम होगा। तो कहेंगे
कि किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, विलायक के वाष्प दाब को पी नॉट से सूचित करते हैं। और एनसीईआरटी ना ऐसे भी लिखता है पी नॉट, आपकी जैसी मर्जी लिख लीजिएगा। कहता है किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर को, विलयन के वाष्प दाब को किससे सूचित करते हैं भाई? इसको ना पीएस से सूचित करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एस, लेकिन एनसीईआरटी शायद इसमें ऐसे ही लिखता है, अलग बुक भी ऐसे ही लिखते हैं। देखते हैं, वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, अवनमन कहते हैं। तो क्या कहता है? कहता है कि वाष्प दाब का अवनमन बराबर विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। तो विलायक का वाष्प दाब कितना है जी? पी नॉट, अच्छा पी नॉट, और विलयन का पीएस। तो इसलिए कह सकते हैं कि वाष्प दाब का अवनमन बराबर पी नॉट माइनस पीएस। क्लियर हो गई बात? किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इनको लिखिए। चलिए देखते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक का मतलब होता है कि तुलना करना या व्युत्क्रम का गुणनफल, तुलना करना या व्युत्क्रम का गुणनफल, दोनों बात एक ही है। तो चेक करते हैं, तुलना ना बराबर से भी की जाती है, लेकिन यहां व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा तुलना होगा। अभी हमने वाष्प दाब का अवनमन देखा है, तो वाष्प दाब का अवनमन विलेय के वाष्प दाब, सॉरी विलायक का वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब का अंतर था। तो वाष्प दाब का अवनमन जो था पी नॉट माइनस पीएस था, मतलब विलायक का वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब का अंतर। लेकिन यहां कहता है कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के सापेक्ष, वाष्प दाब के सापेक्ष, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या था? पी नॉट। तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के सापेक्ष वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, अवनमन माने कमी, अवनमन वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। हम अपने अंदाज में अगर इनको लिखते हैं, अपने अंदाज में, तो पहले ना इनका फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर अपने अंदाज में लिखते हैं। तो क्या कहेंगे कि देयरफॉर, फॉर्मूला में कहेंगे कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन
आपेक्षिक अवनमन बराबर वाष्प दाब का अवनमन, यानी कि कहेंगे कि वाष्प दाब का अवनमन बटा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बटा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो जरा चेक करिए, वाष्प दाब का अवनमन P0 माइनस PS बटा तो बटा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या माने थे, P0। तो ये आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हो गया। समझ में आया? अब अपने तरीके से बोले हम तो क्या बोलेंगे, कहेंगे, देखिए कहेंगे कि वाष्प दाब के अवनमन, क्या कहेंगे, वाष्प दाब के अवनमन, अवनमन यानी P0 माइनस PS, और शुद्ध वाष्प दाब के अवनमन और शुद्ध विलायक के व्युत्क्रम का गुणनफल, व्युत्क्रम माने उल्टा, व्युत्क्रम का व्युत्क्रम, अच्छा शुद्ध विलायक का व्युत्क्रम कैसा होगा जरा चेक करना। ये है शुद्ध विलायक, तो शुद्ध विलायक अपन 1 हो सकता है सीधा, उल्टा कहेंगे तो ये ऊपर ये नीचे, मतलब कि P0 नीचे चला जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा, तो ये तो व्युत्क्रम हो गया, ये क्या हो गया, व्युत्क्रम हो गया। तो व्युत्क्रम का मतलब 1/P0। तो कहता है कि शुद्ध विलायक के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम के गुणनफल को, व्युत्क्रम के गुणनफल को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं भाई, देखिए इनको मिटा देते हैं यहां से। तो क्या कह सकते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर हिमांक का अवनमन गुणे 1/P0। तो फिर से वही वैल्यू आ जाएगा, P0 माइनस PS अपॉन P0। क्या लिखे हैं हम अपने से, वाष्प दाब के अवनमन यानी P0 माइनस PS और शुद्ध विलायक के व्युत्क्रम यानी 1/P0 के गुणनफल के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है, या गुणनफल को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो ये आपका 2 नंबर मर्ज करके 3 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। देखते हैं अगला सवाल, कहता है NH3 का क्वथनांक PH3 से ज्यादा होता है क्यों। तो सुनिए, NH3 यानी अमोनिया और PH3 यानी फॉस्फीन। तो देखिएगा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, जबकि फॉस्फोरस का होता है 15। दोनों में हाइड्रोजन मौजूद है और 3 एटम मौजूद है हाइड्रोजन के। तो देखते हैं, तो कहेंगे कि NH3 में नाइट्रोजन एटम का साइज छोटा, जबकि PH3 में फॉस्फोरस एटम का साइज बड़ा होता है। और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड एंथैल्पी, जब साइज छोटा तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड जो होगा वो भी छोटा होगा, और छोटे बॉन्ड को तोड़ने में अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। छोटी लकड़ी को तोड़िएगा ना, बहुत ऊर्जा लगाइएगा, बहुत बल लगाना पड़ता है। बड़े लकड़ी को आराम से तोड़ सकते हैं, लेकिन छोटे लकड़ी को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। तो इसीलिए छोटे बॉन्ड को तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है और अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। इसीलिए द्रव अवस्था में यानी लिक्विड स्टेट में NH3 का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक PH3 से ज़्यादा होता है। तो लिखते हैं, देखते हैं। कहता है कि NH3 में
नाइट्रोजन एटम का साइज यानी कि परमाणु, नाइट्रोजन परमाणु का साइज pH3 में फॉस्फोरस एटम के साइज से छोटा होता है तथा नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच का आबंध ऊर्जा यानी कि बॉन्ड एंथैल्पी, आबंध ऊर्जा अधिक होता है इसलिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच का आबंध ऊर्जा अधिक होता है जिसके कारण नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड यानी आबंध को तोड़ने में अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। लाइन वही हम रिपीट कर दिए हैं, थोड़ा सा इनको मिटाते हैं। कहता है कि आबंध ऊर्जा अधिक होती है इसलिए, सही लिख रहे थे, इसलिए लिक्विड स्टेट यानी कि द्रव अवस्था में NH3 का क्वथनांक pH3 से ज्यादा होता है। बात क्लियर हो गई? लिखे क्या है देखिए, NH3 में नाइट्रोजन एटम यानी नाइट्रोजन परमाणु का साइज pH3 में फॉस्फोरस एटम के साइज से छोटा होता है। जब साइज छोटा होगा एटम का, सेंट्रल एटम का साइज छोटा होगा तो बॉन्ड भी छोटा होगा तथा नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ऊर्जा यानी आबंध ऊर्जा अधिक होता है। जब अधिक होगा तो ऊर्जा अधिक होगा तो तोड़ने में अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो इसलिए द्रव अवस्था में NH3 का क्वथनांक pH3 से क्या होता है? ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला सवाल कहता है H3PO3 डाइप्रोटिक अम्ल या द्विभाषमिक होता है क्यों? तो सुनिए, कहता है कि H3PO3 में 2 हाइड्रोजन आयन डोनेट करने की कैपेसिटी होती है, इसलिए यह डाइप्रोटिक अम्ल या द्विभाषमिक होता है। तो कैसे लिखेंगे? पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि समझ में आए। यह है आपका बाबू H3PO3 का स्ट्रक्चर, जिसमें फॉस्फोरस सेंट्रल एटम यानी बीच का एटम लिख दिए। ऑक्सीजन को पहले डबल बॉन्ड के साथ लिख लेंगे, फिर जो बचेगा उसको सिंगल बॉन्ड के साथ, और फिर जो बचेगा उसको सिंगल बॉन्ड के साथ लिख लेंगे। इसके बाद ना हाइड्रोजन को दिखाते हैं। सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन खींचेंगे, फिर एक इधर हाइड्रोजन खींचेंगे। अब कितना हाइड्रोजन बचा? एक और बचा, तो इसको नीचे की तरफ ऐसे खींच लेंगे। देखिए जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो यहां तो पेरोक्साइड लिंकेज है, लेकिन अगर कहें कि ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये आसानी से अपनी तरफ इस इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। जब खींचेगा तो ये H+ आयन के रूप में आराम से बाहर निकल जाएगा, ये H+ आयंस के रूप में, और फिर ये भी H+ आयंस के रूप में आराम से बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर से यहां से देखिए कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो उधर की तरफ H+ के फॉर्म में यानी प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। H+ को किस नाम से जानते हैं? प्रोटॉन। इसको क्या कहा जाता है? प्रोटॉन, या इसी को हाइड्रोजन आयन भी कहा जाता है। तो कहता है कि H3PO3 में दो प्रोटॉन डोनेट करने, प्रोटॉन दान देने की क्षमता होती है। 2 प्रोटॉन दान देने की क्षमता, प्रोटॉन डोनेट करने की क्षमता, दान देने की
क्षमता होती है, इसलिए H3PO3 डाइप्रोटिक अम्ल या द्विभाषमिक क्षार होता है, द्विभाषमिक होता है। बात क्लियर हो गई? चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि थंबनेल में भी भाई क्वेश्चन लगाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं कितना क्वेश्चन हुआ, 7 लगभग क्वेश्चन हुआ या 8। और चलिए रहने देते हैं इस वीडियो में, और फिर इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो चलिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि लगभग 7-8 क्वेश्चन हो गए। अब बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये सब के सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन थे सब के सब, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनको बिल्कुल आप नोट्स बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जितना भी आपने लिया है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि अगली वीडियो भी आपको मिल सके, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।